राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद द्वारा राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद द्वारा 1962 में नियुक्त की गई उस समिति का अध्यक्ष कौन था। मतलब राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद के द्वारा 1962 में एक समिति बनाई गई थी, तो उसका अध्यक्ष कौन था, जिसे शिक्षा के सभी चरणों में लड़कों और लड़कियों की पाठ्यचर्या के विभेदन की जांच करने के लिए कहा गया था। तो समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। तो कौन सी समिति बनाई गई थी 1962 में? ये है हंसा मेहता समिति के नाम से प्रसिद्ध। हंसा मेहता ये अध्यक्ष का नाम था और इन्हीं के नाम से ही ये जो समिति है वो जानी जाती है, हंसा मेहता समिति, जिसमें लड़के और लड़कियों की शिक्षा के जांच के लिए बोला गया था कि इनमें विभेदन कहाँ पर हो रहा है। तो ये ध्यान रखना, हम यहाँ पर चारों ऑप्शन देख ले, मतलब नहीं पढ़ते हैं हम, जो मेन हमारा आंसर है उसको ही देखेंगे। वर्तमान में भारत में अनुसंधान और नवाचार पर होने वाला व्यय सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत है? भारत में अनुसंधान और नवाचार, ठीक है, अनुसंधान यानी कि टेक्नोलॉजी पर कितना व्यय खर्च हो रहा है हमारी जीडीपी का? तो क्या 0.20%, 1.20%, 2.14 या फिर 0.69%? कितना व्यय हो रहा है? तो ये है 0.69%। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से महिला शिक्षा पर बल देने वाले किस समिति ने कहा था कि महिला शिक्षा पर बल देने वाली किस समिति ने कहा था कि महिलाओं और पुरुषों की शिक्षा में अनेक तत्व समान होने चाहिए? महिलाओं और पुरुषों की शिक्षा में अनेक तत्व समान होने चाहिए, लेकिन सभी मामलों में सामान्य रूप से समरूप नहीं होने चाहिए, जैसा कि वर्तमान में हो रहा है। तो ये महिला शिक्षा पर बल ही दिया जा रहा है इसमें भी, लेकिन उसमें कहा गया था कि सारे के सारे जो तत्व हैं वो समरूप नहीं होने चाहिए। हाँ, काफ़ी हद तक दोनों की जो शिक्षा है वो मतलब इक्वल होनी चाहिए, लेकिन हर मामले में नहीं होना चाहिए दोनों का इक्वलिटी, है ना। तो कस्तूरी रंगन समिति या फिर राधा कृष्णन आयोग, आनंद कृष्णन, तो हमारा आंसर यही है, राधा कृष्णन आयोग। आप जानते हैं राधा कृष्णन आयोग 1948 में बना था और इन्होंने ही यूजीसी बनाने की क्या की थी, सिफारिश की थी, और बाद में इन्हीं की अनुशंसा पर क्या किया गया था, राधा कृष्णन आयोग की अनुशंसा पर जो यूजीसी है उसका निर्माण किया गया था। यूजीसी आप जानते ही होंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो आपका मतलब जिससे आप पेपर दे रहे हो, यूजीसी नेट का ही तो पेपर देते हैं ना। तो यही यूजीसी एक ऐसा आयोग है जो सभी कॉलेजेस को, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको क्या करता है, उनकी देखभाल मतलब देख रेख का कार्य करता है। NIDI का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है? NIDI की फुल फॉर्म बतानी है आप यहाँ पर आपको, तो देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस इंस्ट्रक्शन या फिर डाटा इनिशिएटिव डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट या फिर नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिजाइन इनोवेशन। NIDI का फुल फॉर्म इसमें से क्या है? NIDI से आप याद रखें डिजाइन, क्या याद रखना है आपको? एक कोई भी जब फुल फॉर्म आप पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है कि चार ऑप्शन बिल्कुल बहुत पास होते हैं तो समझ में नहीं आता, तो उनमें से आप कोई भी एक कीवर्ड पकड़ लिया करें और उसी से फिर याद किया करें। तो इसमें NIDI का जो फुल फॉर्म है उसमें आप पकड़ें डिजाइन को, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिजाइन इनोवेशन, ठीक है। ये NIDI का क्या है, फुल फॉर्म है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 में पारित समावेशन अधिनियम के किस विश्वविद्यालय के प्रतिरूप पर आधारित कोलकाता, बम्बई और मद्रास के विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो 1857 में पारित हुआ था और उस टाइम पर मतलब कहाँ कहाँ पर विश्वविद्यालय बनाए गए थे? कोलकाता, बम्बई और मद्रास में। और किस विश्वविद्यालय की तर्ज पर यह बनाया गया था? तो क्या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड या फिर लंदन यूनिवर्सिटी? तो ये हमने थ्योरी में भी ये पढ़ा था बहुत अच्छे से। अगर आपने थ्योरी की क्लासेस मेरी देखी हैं या आपने पढ़ रखा है तो आप ज़रूर ये क्वेश्चन कर लेंगे। बहुत ही मतलब ज़्यादा कठिन नहीं है, एक बार थ्योरी अगर कंसेप्ट हमें पता होता है तो फिर आराम से क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। तो लंदन यूनिवर्सिटी के
अवधारणा पर ये जो विश्वविद्यालय हैं वो बनाए गए थे लंदन यूनिवर्सिटी। ठीक है, ध्यान रखना, लंदन यूनिवर्सिटी के आधार पर कोलकाता, बम्बई और मद्रास के जो विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने पहली बार यह माना था कि सरकार द्वारा महिला शिक्षा को स्पष्ट एवं हार्दिक समर्थन देना चाहिए। मतलब सबसे पहली बार किसने ये माना कि सरकार को महिला शिक्षा को भी क्या करना चाहिए, समर्थन देना चाहिए, और वह उसके विस्तार के लिए प्रभावी उपाय भी करने चाहिए, है ना। लड़कियों की शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए, उनको ऐसे मतलब अच्छे वाले, है ना, एकदम ठोस ठोस उपाय करने चाहिए जिनका प्रभाव पड़े। ऐसा नहीं है बस बोल दिया और बस भूल गए, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये किसने कहा था, वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन ऑल इंडिया। हमने मतलब इनके बारे में नहीं पढ़ा है। तो द वुड्स डिस्पैच, जब द वुड्स डिस्पैच है जिसको क्या किस नाम से जाना जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी जिसको कहा जाता है, और 1854 में ये आया था द वुड्स डिस्पैच। और इसी के तहत जो विश्वविद्यालय बनाए गए थे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में, वो इसी के तहत बनाए गए थे, इसी में विश्वविद्यालय के लिए बोला गया था। तो द वुड्स डिस्पैच में ये महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया गया था, पहली बार उनके लिए बोला गया था। शिक्षा पर पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था। तो आप जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो आई थी, और अब ही जो हमने पढ़ी है नई शिक्षा नीति 2020। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि 1986 की जो शिक्षा नीति आई थी उसको किस वर्ष में संशोधित किया गया था, उसमें कब इम्प्रूवमेंट किया गया था। तो ये किया गया था 1992 में। कब किया गया था, 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 थी उसमें संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, भारत में वर्ष 1857 में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो ये आप ध्यान रखना, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में हुई थी। मुंबई या बम्बई के नाम से जानते थे उस टाइम पर, अभी इसका जो नाम है वो मुंबई के नाम से है। तो कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में स्थापना की गई थी, वो भी 1854 का जो वुड्स डिस्पैच था उसके तहत की गई थी, 1857 में की गई थी, और लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर की गई थी। ठीक है, ये सारी बातें आप ध्यान रख लेना। और हाँ, एक बात और है, आज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपको अभी जो आपके दिन बचे हुए हैं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो मैं आपके पेपर तक आपको रिवीजन करवाती रहूँगी। और साथ में मैं कोशिश करूँगी कि कल से आपको हिंदी से जो बच्चे पेपर दे रहे हैं या फिर टीजीटी पीजीटी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी का फ़िलहाल हम रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो उसकी भी मैं लेके आने की कोशिश कर रही हूँ, बस थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है, लेकिन कोई नहीं, करेंगे अगर आप सपोर्ट करेंगे तो। क्षेत्र विषयक कौशल परिषद निम्नांकित में से किसके द्वारा उद्भावित की जाएगी। क्षेत्र विषयक कौशल परिषद ये किसके द्वारा उद्भावित की जाएगी। क्या नीति आयोग के द्वारा, भारतीय मानक परिषद के द्वारा, या फिर केंद्रीय शिक्षा विभाग, या राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। राष्ट्रीय, यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, कौशल परिषद। ठीक है, क्षेत्र विषयक कौशल परिषद, तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा इसको क्या किया जाएगा, उद्भावित किया जाएगा। निम्नांकित में से कौन सर्वोच्च सलाहकारी और गैर सांविधिक निकाय है। तो सर्वोच्च सलाहकारी और गैर सांविधिक, ये भी ध्यान रखना है, गैर सांविधिक निकाय है तो ये कौन सा है, नीति आयोग। कौन सा है, नीति आयोग है। नीति आयोग आप जानते हैं पहले योजना आयोग के नाम से इसको जाना जाता था, लेकिन 2015 में इसका नाम बदल दिया गया और अब इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, जो कि सर्वोच्च सलाहकारी और गैर सांविधिक एक निकाय है ना। गैर सांविधिक का मतलब समझते हैं, ये इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है। ठीक है, ये सलाहकार के तौर पर बनाई गई है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये भी आप ध्यान रखना, वो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। चाहे नीति आयोग तो रहेगा ही रहेगा, प्रधानमंत्री चाहे बदल जाए, जो आएगा वर्तमान में जो भी रहेगा वही इसका अध्यक्ष रहेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बोलते हैं यूजीसी को। यूजीसी के फर्स्ट प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे श्री सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जो थे ये कौन थे, यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष थे।
किस वर्ष में संसद के अधिनियम के द्वारा एक संवैधानिक निकाय के रूप में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी? किस वर्ष में की गई थी? बस इतना ही ध्यान रखें आप यहाँ पर कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1987 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1987 ईस्वी में की गई थी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। ठीक है, नाम आप ध्यान रख लेना, 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। गेट्स व्यवस्था के अनुसार उच्चतर शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्माण किस विभाग द्वारा किया जाना निहित है? तो गेट्स व्यवस्था के अनुसार उच्चतर शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो क्या शिक्षा जो मंत्रालय उसके द्वारा, फिर विदेश मंत्रालय, फिर वाणिज्य एवं व्यापार मंत्रालय। तो ये वाणिज्य एवं व्यापार मंत्रालय जो है उसके द्वारा क्या किया जाता है? गेट्स व्यवस्था के अनुसार उच्चतर शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्माण किया जाता है। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय जो न्याय या तर्क में उन्नत विशेष अध्ययन के लिए मुख्य केंद्र था के रूप में जाना जाता है। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय जो न्याय या तर्क में अध्ययन के लिए मुख्य केंद्र था, तो ये कौन सा है? तो जगदला विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय, नदिया विश्वविद्यालय, पर वल्लभी विश्वविद्यालय। ये सारे विश्वविद्यालय थोड़े से क्या हैं? अलग हैं। हम यहाँ पे मतलब सोचेंगे कि नालंदा या तक्षशिला या किसी का नाम होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये अलग ही विश्वविद्यालय जिनमें नदिया विश्वविद्यालय का नाम आता है। ये न्याय या तर्क के रूप में जाना जाता था, नदिया विश्वविद्यालय, ध्यान रखना। कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया था? प्रतिभा पलायन का मतलब आप समझते हो, जैसे कि आप जानते हैं हमारे देश में एक से एक बड़े जो वैज्ञानिक हैं या फिर गणितज्ञ ले लो या फिर कोई भी मतलब बहुत अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट महापुरुष पैदा होते हैं और वो अपनी प्रतिभा को क्या कर ले जाते हैं? पलायन, मतलब वो खुद जो होते हैं ज़्यादातर यहाँ पर ना रह करके दूसरे जगहों पर यानी कि विदेशों में पहुँच जाते हैं और उस देश में अपना अच्छा जो अपनी प्रतिभा है उसको दिखाते हैं। तो प्रतिभा पलायन की समस्या पर किसने ध्यान दिया था? तो भारतीय शिक्षा आयोग ने ध्यान दिया था। किसने दिया था? भारतीय शिक्षा आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले मतलब इस समस्या पर ध्यान दिया था कि जो इंटेलिजेंसी है वो बाहर ना जाए अपने देश से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज भी आप देखते हैं बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे जो भी मैथमेटिशियन हमारे देश से मतलब विदेशों में अब जा कर के अपना क्या कर रहे हैं? अपने लाइफ जी रहे हैं या फिर अपने वो बाहर निकल जाते हैं। उनको लगता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा भी बहुत अच्छा खासा मिलता है और कुछ पैसे के लिए और कुछ वैसे ही अपना मतलब मौज मस्ती के लिए, कैसे भी समझ लीजिए आप। तो ये प्रतिभा का पलायन होना बोलते हैं इसको। वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का आप जानते हैं, वैदिक शिक्षा पद्धति में संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। पहले संस्कृत में ही शिक्षा दी जाती थी। ई पाठशाला किसकी पहल है? तो ई पाठशाला के बारे में हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से। ये किसकी पहल है, किस के द्वारा इसका निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है NCERT के द्वारा। किसके द्वारा? NCERT के द्वारा ई पाठशाला का निर्माण किया गया है। इनकी आप एक बार थ्योरी अगर नहीं पढ़ी है, आपने पढ़ ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, उस पर ज़रूर देख लेना। एक बार आप सारी वीडियो का अगर रिवीजन करते हैं तो इतना तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि सारी वीडियोज़ भी अगर आपने देख ली और अलग से भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पाए हैं, तो भी आपका नेट तो क्लियर हो ही जाएगा। क्योंकि नेट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 10 की 10 ही, अच्छी बात है अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए बता रही हूँ, है ना, ये ना सोचें। निम्नलिखित में से किसने पाठ्यचर्या कार्यक्रम 10+2+3 क्षेत्र के संरचना को सामान्य कर के रूप में परिकल्पित किया था? तो किसने किया था? पाठ्यचर्या जो कार्यक्रम है 10+2+3 क्षेत्र के संरचना को सामान्य कर के रूप में परिकल्पित किया था। तो क्या कोठारी आयोग, सिन्हा समिति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, भी ध्यान रख लेना। तो एक कोठारी आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? कोठारी आयोग से। ठीक है, कोठारी आयोग जो विभाग है इसने क्या किया था?
10+2+3 क्षेत्र के संरचना को सामान्य कर के रूप में परिकल्पित किया था। नेक्स्ट चलते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज को क्या कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज किस कॉलेज को कहते हैं, किस विश्वविद्यालय को बोलते हैं? संघीय विश्वविद्यालय, यूनिटरी विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय पर राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय। कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज तो ये बोलते हैं संघीय विश्वविद्यालय को। किसको बोला जाता है? संघीय विश्वविद्यालय को कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब आप समझते होंगे शायद, मिश्रित। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है संयुक्त या मिश्रित, जिसमें बहुत सारी क्या होती हैं, मतलब अंदर बहुत सारे कॉलेज का समावेश हो, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ ये कहाँ पर स्थित है? तो ये शिमला के अंदर है। कहाँ पर है? शिमला के अंदर है। बहुत सारी जो हमारी मतलब फेमस इंडस्ट्री नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी हैं, उनको आप ज़रूर मतलब एक बार पढ़ लेना कि ये कहाँ कहाँ पर हैं, और कुछ इसमें शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, उनकी फुल फॉर्म भी आप याद कर लेना। ये थोड़ा सा दो चीज़ अभी क्या है कि बच्चे प्रैक्टिस के लिए बोल रहे थे, इसलिए मैंने MCQ ले आई, अदरवाइज़ मुझे उनको और थोड़ा सा कराना था। बाकी आप पढ़ लेना, ठीक है, उनको ज़रूर पढ़ लेना, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, करना ही चाहिए, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। और देखो भाई, ये नेगेटिव कमेंट ना किया करें, अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लगती तो ना देखें फिर, है ना। इस तरह से नेगेटिव कमेंट करके क्या है कि आप दूसरे बच्चों का भी को भी डिस्टर्ब करते हैं और खुद तो होते ही हैं। और जो मुझे लगता है पढ़ने वाला बच्चा है वो कभी भी नेगेटिव नहीं बोलेगा, अगर उसको नहीं करना है तो ना ही करेगा, बल्कि नेगेटिव क्यों करना, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप पॉजिटिव फीडबैक दीजिए, अच्छी नहीं लगती है तो आप छोड़ जाइए, बस यही कहूँगी। अगर आप छोड़ जाएंगे तो मुझे भी लगेगा अच्छी नहीं है, मैं क्यों फिर मेहनत करूँगी, है ना। तो इससे बड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता, बड़ा तकलीफ सी होती है, क्योंकि हम भी काफ़ी मेहनत करते हैं। और ऐसा नहीं है कि नेट वगैरह सब हमने भी दे रखा है, तो हम जानते हैं कि कहाँ से पेपर आता है और किस तरीके से पढ़ाना है। बाकी आपको मेरा मेरी ये बात कैसी लग रही है वो भी बता देना, अच्छी है या ख़राब है, ठीक है। चलते हैं, धन्यवाद।